दर्शन न्यूज। 2030 का भारत एक ऐसा खास कार्यक्रम है जिसमें हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं। सतत विकास लक्ष्य वो जो भारत देश को मिले हुए हैं और कुछ 17 ऐसे लक्ष्य हैं, लेकिन हम मुख्य तौर पर 3 लक्ष्यों की बात करते हैं जो कि गरीबी, भुखमरी और शिक्षा को लेकर है। अब यहाँ पर अलग-अलग चेहरे हमारे साथ आते हैं और उनसे हम उनकी राय लेते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या 2030 तक भारत देश को मिले हुए लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। तो इसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वो आईसीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के तबिश पटेल जी। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। नमस्कार, थैंक यू। बिल्कुल सर, इसमें जैसे हम सतत विकास लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, तो गरीबी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भारत देश में भी दिख रहा है। और जिस तरीके से गरीबी का जो हाल बना हुआ है, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि हमेशा आगे की बात ही देखने को मिलती है। यानी कि गरीबी अभी हटी नहीं, लेकिन बुलेट ट्रेन की बात ज़रूर होती है भारत देश में। मैं गरीबी के मायने में अगर आपसे पूछूं तो 2030 तक आप भारत देश को कहाँ देखेंगे? जहाँ तक गरीबी का मामला, देखिए, गवर्नमेंट की हुकूमत जो भी रही है, इस जी। दौर से लेके इससे पहले वाले भी, इसको गरीबी के लक्ष्य को क्या नाम है, अचीव करने के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई गई है। मगर अगर उसको देखें तो फ्लोर पे इम्प्लीमेंटेशन उसका कभी नहीं हुआ है और ना हो रहा है। उनका एक स्कीम लाया जाता है गरीबी को हटाने के लिए, मगर स्कीम जाती कहाँ है, इम्प्लीमेंट कहाँ होती है, ये पता नहीं है। इसके लिए जो सबसे बड़े जो जिम्मेदार है अभी की जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, अनाउंस किए हैं, बहुत योजनाएं अनाउंस की हैं। उनमें से वो उन्होंने गरीबी पे भी बात की है और एजुकेशन पे, जैसा आप बता रहे, एजुकेशन पे भी बात किया है, गरीबी पे बात किया है। मगर जी। प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन, गरीबी को हटाने के लिए कनेक्टिविटी है एजुकेशन, जी। और एजुकेशन जो है वो भी नहीं है। अच्छा, उसके गरीबी को हटाने के लिए जरूरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो जिसको आप सपोर्ट करते हैं, जिसमें जीएसटी के वजह से वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी नहीं कामयाब हो रही है, इसलिए कि उन्होंने हर चीज पे, दूध पे जीएसटी लगा दिया, कफन पे जीएसटी लगा दिया, पेन और पेपर पे जीएसटी लगा दिया है, और जितने भी तरह के जो जरूरियात के जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर जीएसटी लगा के गरीबों को और गरीब होने पे मजबूर कर दिया गया है। ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन एक तो नहीं, दूसरे जीएसटी का ये है, हर बार जीएसटी में कुछ ना कुछ तरमीमें होती है, चेंजेस आते हैं, मगर फिर भी उस पे हम कामयाब नहीं हो पा रहे। अब गरीबी का जहां तक सवाल है, तो उसके लिए आपको, हमारा देश इतना बड़ा है, अगर आप बिहार की बात करते हैं, अगर यूपी की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, इसमें एस सी एस टी और जितने भी पिछड़े जाति है उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अपलिफ्ट करने के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से आज गरीब और गरीब हो जा रहा है। एक 5 किलो अनाज पे जो आप बताते हो कि फिर मेरा 80 करोड़ देश चल रहा है 5 किलो अनाज पे, जो आप दे रहे हो, जिसपे आप वोट मांगते हो लोगों से, इसलिए कि वो इतना गरीब है कि उनको 5 किलो अनाज भी उनके लिए बहुत बड़ा समझिए कि वरदान सिद्ध हो रहा है। मगर बिल्कुल। गुर्बत नहीं खत्म हो रही है, उनको इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है कि आज 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देते हैं, तो कल 50 को और 30 को करते हुए आप गुर्बत खत्म करें। पिछले 10 साल से, 12 साल से ये हुकूमत है, इसमें किसी तरह की योजनाओं पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ जहां पर तक गुर्बत, शिक्षा की हम अब बात करते हैं, हमेशा शिक्षा की बात किसकी सामने आती है। किसकी बात शिक्षा को करती है? लेकर हमेशा ये असमंजस की स्थिति बनी होती है। सबसे बड़ी बात जब हम जैसे आपने बोला कि जो पिछड़ी जाती हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि भारत देश में जातिगत तौर पे तो गरीबी नहीं होगी, यानी कि जो जाति आगे भी है, जो अपर कास्ट है, वो भी कहीं ना कहीं गरीब होंगे।
और लोअर कास्ट के लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं गरीब होंगे। तो क्या हम जाति के तौर पर कैटेगराइजेशन ना करते हुए, अगर हम इनकम बेसिस पे या लाइवलीहुड बेसिस पे अगर हम कैटेगराइजेशन करें और उसके बाद गरीबी को नापे और उसके हिसाब से जो स्कीम्स हैं वो अगर सामने आए, तो क्या हम गरीबी को खत्म कर पाएंगे 2030 तक? देखिए, ये तो इम्पॉसिबल है जिस तरह से स्कीम ला रहे हैं। आपने बोला कि जाति के इस पे, देखिए हम्म, गवर्नमेंट का जो अपने स्कीम है कि भाई इसमें जो है सो इतना परसेंटेज जो है सो SC ST को इतना परसेंट पिछड़ी जाति को क्यों दिया जाता है, इसलिए कि वो गरीब है, उनको अपलिफ्ट हम्म, करने की बात होती है। हम्म, मगर जो है सो अब जो अपर कास्ट है वो तो अपर कास्ट है ही है। अब हम्म, आपको ये देखिए कि एक नदी के किनारे, दियारा के किनारे, एक एकदम इंटीरियर पहाड़ के किनारे कितने अपर हम्म, कास्ट बसते हैं? जो बसते हैं हम्म, क्या? नहीं बसते हैं। इसकी हम्म, वजह यह है कि उनके पास इतना संसाधन है कि वो शहर हम्म, में भी जाके अपने बच्चों को बाहर भेज के पढ़ा लिखा हम्म, रहे हैं। मगर गरीब का बच्चा जो जिसको खाने को अनाज नहीं है, वो कहाँ हम्म, बाहर भेजेगा ये करने के लिए? अब आपके पास हम्म, कोई स्कूल्स में जितनी आपकी आबादी है, 1 करोड़, हम्म, 140 करोड़, 130 करोड़ की आबादी में कितना एजुकेशन सिस्टम में आपके पास कॉलेजेस हैं, कितने आपके पास स्कूल्स हैं, कितना आपके पास प्राइमरी स्कूल है, कितना आपके पास मिडिल स्कूल है? जब तक ये हम्म, हिरारकी वाइज जो एजुकेशन आएगा नहीं, आप हम्म, हिरारकी वाइज एजुकेशन देंगे नहीं कि भाई प्राइमरी स्कूल्स हमारे पास कितने जो बच्चे, नए बच्चे आ रहे हैं जो स्कूल में 3 साल, 3.5 साल के बाद एडमिशन लेते हैं, उनके लिए हम्म, सिर्फ एक एक ही चीज होता है कि स्कीम दे दिया गया। अब आप देखिए कि जो भी बच्चे होते हैं उसमें आपको मिड डे मील की योजनाएं आती है। मिड डे मील क्या हम्म, होता है? बच्चे जिस वजह से मिड डे मील के लिए आते हैं गांव में, खाने के लिए, हम्म, खाना भी मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा। तो मिड डे मील हम्म, की व्यवस्था भी वैसी नहीं है कि बच्चे आए और वहां पे आके खाएं भी और पढ़े भी। जो एक हुकूमत ने चलाई थी, कांग्रेस की हुकूमत ने मिड डे मील की, और उसके बाद फिर इसके मनरेगा चलाया था। तो आप देखिए हम्म, कि इन सब चीजों को खत्म किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं है। ये तो हम्म, देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये एक अलग भावनाओं से काम कर रहे हैं कि कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस ने इसको चलाया था, इसको बंद कर दो। मनमोहन सिंह की हम्म, सरकार में एक से एक स्कीम लाई गई है। जो स्कीम हम्म। मनमोहन जी ने लाया था उस सर, लेकिन स्कीम का। कांग्रेस पार्टी पर बाकी जैसे आरोप लगते हैं, आपने भी सुना होगा कि कांग्रेस ने पिछले दिनों, पिछले जो साल बीते उसमें हालत, पूरी व्यवस्था देश की जो है वो चरमरा दी, यानी कि हालत खस्ता कर दी देश की। इसलिए देश की व्यवस्था को सुधारने में बाकी पार्टियों को टाइम लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी 10 साल 12 साल का इनका टेन्योर हो गया है। अब जो है हम्म, सो ये तो इल्जाम की बातें होती हैं, पहले टर्म में आप इल्जाम लगा सकते हैं किसी के ऊपर। जब आपको जनता ने चुन के भेजा है आपको, तो आपको तो हम्म, काम उसी हिसाब से, जनता के हिसाब से करना चाहिए। स्कूल खोलने में क्या योगदान हम्म, नेहरू जी का है? आज जिस एजुकेशन सिस्टम में आप हैं, हम्म, एम्स आपके पास खुला हुआ है, उसके बाद आपको AIM खुला हुआ है, और जितने JNU है, DU है, और जितने भी हम्म, बड़ी संस्थानें जिस तरह से खोली गई थी, ये किसके जमाने में खोली गई थी? आज तो IIT है। तो आप हम्म, जितने भी एरिया वाइज, तो किसके समय में खोली गई थी? वो तो नेहरू जी से शुरू हुआ, और लगातार उसके ऊपर एजुकेशन सिस्टम पे काम किया गया। और उस एजुकेशन सिस्टम में, JNU में इन्होंने फीस बढ़ा दिया। अब बताइए कि जो बच्चा 1500 रुपया में या 15,000 रुपये में पढ़ सकता था, उसकी कीमत हम्म, बढ़ा के 10 गुना कर दी गई है। तो गरीब का बच्चा जो आके रिसर्च करता था JNU में, उस सिस्टम को हम्म। आपने लैप्स कर दिया। अब उस सर, एक सिस्टम सवाल पे। मेरे जहन में उठ रहा है कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के जो शासनकाल था, कांग्रेस के टेन्योर में स्कूल्स बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू जी के दौरान भी काफी सारे स्कूल बनाए गए, IIT आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो काल चल रहा है उसमें ये सारी चीजें की फीस जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो गई है। जाहिर तौर पर अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा माना जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि अगर कांग्रेस के समय में इतनी सारी चीजें की गई थी, तो फिर अभी क्यों कांग्रेस को दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा है जनता के द्वारा? क्यों एक लंबे समय से कांग्रेस विपक्ष में है? देखिए, उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। कांग्रेस की इंटरनल मैनेजमेंट है जिस पे काम किया जा रहा है। देखिए, होता क्या है कि हर आदमी सत्ता की तरफ भागना चाहता है। और जो लोग कांग्रेस के लोग थे, आज बीजेपी क्या है? कांग्रेस करण है।
बीजेपी में अपनी कोई सलाहियत नहीं है। वहां भी जो लोग गए हुए हैं, कांग्रेस के ही लोगों को भेजा गया, क्योंकि जो लोग जितने भी लीडरान थे, उन्होंने अपने सत्ता के लिए तो बीजेपी को चुन लिया है। अगर इतना ही काम ये लोग करवा सकते थे, जो लोग यहाँ से गए थे, तो एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम का ये हाल नहीं होता ना, हेल्थ का हम्म। ये हाल नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, हम्म। लोगों को लाके डंप कर दिया गया, वॉशिंग मशीन में डाल के उनकी जितनी भी चीजें उसको धो दी गई, इल्जाम लगाने के बाद, उसके बाद वो काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा बोलना कि अब जो है कांग्रेस को क्यों हटा दिया गया, ये तो जनता का अपना विश्वास है। मगर जिसकी बात आप बिल्कुल। बोलते हो, आप विदेश में जाते हो, बोलते गांधी जी का मुल्क है। कैसा मुल्क है, इसीलिए आप बोल पाते हो कि इतना तरक्की किया उस दौर में। जो चीज नहीं था, आप उस वक्त जो जीडीपी था, वो आज के जीडीपी में फर्क आप देखिए, कि नेहरू जी ने जब लिया था हिंदुस्तान को, और कांग्रेस पार्टी ने लिया बिल्कुल। था, तो कांग्रेस पार्टी के बीच क्या था और क्या था और किस तरह से बनाया गया है। पूरा देश में हम्म। आप जगह जगह जितना मतलब आपने जिस तरह से स्कीम बनाई गई थी, अब उस स्कीम को खत्म कर दिया गया है। चाहे एजुकेशन का आपका जो ये है, क्या बोलता है, बजट है, वो कितना आपने बजट किया, हर बार एजुकेशन के बजट को कम कर देते हो, हेल्थ के बजट को कम कर देते हो। आप कहाँ से बिल्कुल। 2030 में सिर्फ बोल वचन से काम नहीं चलता है। देश के लिए काम बिल्कुल। कीजिएगा तो बिल्कुल। जनता हमेशा चुनेगी। अब जहां तक पिछली बात है कि उसके बाद से काम किया जा रहा है, कांग्रेस हमेशा से पॉजिटिव वेव में है। पॉजिटिव कांग्रेस के पास जो काम करती है और करती है, और भी जहां पे प्रदेश में जो कांग्रेस ने वादा किया था, उस वादे को इम्प्लीमेंट किया है और कर रही है, उस पर काम कर रही है। देश जो चलता बिल्कुल। है सर, वो। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देश की हालत काफी खराब है। हम जो तीन मुद्दे पर बात कर रहे हैं, गरीबी, शिक्षा और भुखमरी, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर गरीबी राइट। की व्यवस्था जो है वो सुधरती है तो कहीं ना कहीं भुखमरी भी कम होगी और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जवाब ये दो। कि इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है कोई भी। हाँ। और सबसे बड़ी बात, रूलिंग पार्टी है, उसको सामने आना चाहिए इन सब मुद्दों को लेकर, लेकिन वो नहीं आ रही है। यहाँ पर विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विपक्ष को किसकी? बार बार याद दिलाना पड़ता है कि क्या 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 किस चीज की? विपक्ष की जो भूमिका है, ऑपोजिशन पार्टी की, वहां पर इन मुद्दों को याद दिलाना कि जो पार्टी रूल कर रही है उनको याद दिलाना कि गरीबी मुक्त भारत देश करना है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे से यहाँ पर निभा रहा है? क्योंकि देखिए, रूलिंग पार्टी तो कुछ भी नहीं कर पा रही देखिए, ऐसा है कि आप जहां तक बता रहे हैं कि विपक्ष ने हमेशा से अपनी है। जिम्मेदारी निभा रहा है और निभाया है। और मगर हम्म। उसके पीछे एक जो इनका ये है कि हमको डिक्टेटरशिप चाहिए, तानाशाही चाहिए, आजादी नहीं देना है किसी को। जितना भी आप देखें, बड़े बड़े जो कवि हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, शुरू में बहुत बोला और लोग बोलते भी हैं, अभी भी बोल रहे हैं, उनको जेलों जी। में डाल दिया गया। बरमूला जैसे लोग जो मांगते हैं कि भैया हमको एजुकेशन दिया जाए, मीडिया का हम्म। मीडिया जो बोलती है उसको आपने ईडी के नाम और इसके नाम से आपने कर दिया, सी हम्म। सीबीआई, ईडी, और इसमें आपने पूरी तरीके से इस तरह से लीन कर दिया है लोगों को कि लोग अब डरने लगे हैं हम्म। कि अपनी नहीं लाइफ सर, भी लेकिन देखनी है करने। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और बोलने की आजादी है, अपने विचार रखने की आजादी है। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसमें अगर डर के आगे बढ़ेंगे तो फिर देश का क्या होगा? नहीं, डर के आगे नहीं। आप देखिए ना भाई, कि जितने भी लोग हैं, कितने लोग अभी जेल में, ऐसे ऐसे साउथ में भी और यहाँ भी, कि जो जेल से निकल नहीं पाए हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल, बोला आपकी है बात से जिनके। मैं सहमत हूँ। देखिए, जो कमजोर होते हैं ना वो डरा के ही काम करते हैं। एग्जैक्टली अभी राहुल जी की सदस्यता खत्म कर दिया था इन लोगों ने, किस बात पे? कि राहुल जी ने हम्म। बोलना शुरू किया था अडानी और अंबानी और इसके खिलाफ में। कोर्ट हम्म। ने उसमें हम्म। जस्टिस लिया और कोर्ट ने दिखाया कि नहीं, राहुल जी को आप देखिए कि उन्होंने अपनी सदस्यता खत्म कर दिया मगर सच बोलते रहे। फिर कोर्ट ने उनकी बिल्कुल। सदस्यता को बहाल किया है। ठीक है ना? हम्म। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोले, और परमानेंट अभी भी लोग बोल रहे हैं उसके खिलाफ, मगर उनको किसी ना किसी जरिए से उनको कैच कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता है उनको, ताकि वो बिल्कुल। बोल नहीं पाए, उनको डराया जाता है। तरह तरह हम्म। के तरह तरह के क्या ना, हथकंडे अपनाए जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बोला है वो आज तक वो बाहर निकल नहीं पाए हैं। तो अब ये बताइए कि बिल्कुल। देश में भी हर की अपनी जाति सिस्टम है। उस सिस्टम के हम्म। खिलाफ अगर आप बोलते हैं,
तो गवर्नमेंट ने उस पर हमला करती है, हमेशा से हमला कर रही है कि आपको बिल्कुल। डेमोक्रेसी, आप बोलते हैं डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया का। अब मीडिया करेक्ट। नहीं, खत्म हो गया, मीडिया उस पर बोल ही नहीं रहा उसके फेवर में। आज देखिए का सबसे मीडिया, बड़ा औजार, सर आज का सबसे बड़ा औजार, अगर आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया बहुत बड़ा औजार है। अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छे से एक्टिव हैं, सही चीजें दिखा रहे हैं, तो जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। खैर, एक, क्योंकि समय की सीमा है, मेरे पास एक आखिरी सवाल मेरा है कि जिस तरीके से अभी बात हमारी चली कि देश में विकास नहीं हो पा रहा है, अगर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है राष्ट्रीय स्तर पर कि आप भारत देश की तस्वीर बदलें, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि मुख्य समस्या, भारत देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, और उसको क्या कांग्रेस पार्टी हल कर पाएगी? देखिए भारत की जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि जितने भी जाति जनगणना कराए जाए पहले, और उस हम्म। जाति जनगणना में उनको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा गरीब कितना, कौन सा ये कितना गरीब है, उसको अपलिफ्ट हम्म। कराया जाए। एक साथ ये पैरेलल ये सिस्टम चलेगा, जाति जनगणना हो जाए, और जाति जनगणना के बाद उसमें जो बीमारियां हैं देश में, जो त्रुटियां हम्म। हैं उसको दूर की जाए, और उसके बाद हम्म। फिर उनको अपलिफ्ट किया जाए। और जितने भी लोग हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जी। हिंदुस्तान से यूक्रेन और कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, गए भी हम्म। हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, जितने लोग यहाँ से पलायन किए हैं उसको रोकना पड़ेगा। अच्छे अच्छे हम्म। विद्वान, अच्छे अच्छे लोग जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आप देखिए कि बिल्कुल। उठा के कि क्या उनका रेशियो रहा है जो विदेश विदेश में चले गए हैं, तो वहां का यहाँ का हम्म। पासपोर्ट सरेंडर करके वहां जाके उन्होंने जो है सो ये ले लिया है, वहां पे जाके नागरिकता ले ली है। तो अब इसको हमको बिल्कुल। सबसे बिल्कुल। पहले रोकना पड़ेगा, और हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही करेंगे तो गुर्बत खत्म होगा। 5 किलो अनाज और 2 किलो अनाज से गुर्बत नहीं, वो और आप गरीब और हैंडीकैप कर रहे हैं। बेसिक बिल्कुल। चीजें, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स है उसको हमको स्ट्रेंथिंग करनी होगी इलाका वाइज, हम्म। की अगर हमारे पास एक प्राइमरी एक गांव है और उसमें प्राइमरी हम्म। स्कूल्स में आबादी अगर उनकी 500 की आबादी है गांव में, तो वहां पे एक हमको उसी तरह का स्कूल देना पड़ेगा, उसी तरह का हेल्थ सेंटर देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत सी अच्छी बातें बताई। सबसे महत्वपूर्ण ये बात सामने है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तभी भारत देश की जो है तस्वीर बदलती हुई देखेगी। और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो बहुत सी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। माइग्रेशन का आपने मुद्दा उठाया कि माइग्रेशन जो है वो कम हो जाना चाहिए। तो इसको लेकर मैं उम्मीद असल करती हूँ कि असल जी। कांग्रेस इनका है, बीजेपी का काम क्या है कि दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना, सिक्योरिटी तो उनके पास पार्टी है। एक दूसरे के ऊपर तो टीका फोड़ती नहीं रहेगी नहीं, ऐसा आप क्यों? समझिए बात को, ठीकरा फोड़ने का मतलब ये होता है ना कि आप हाँ। अपने ठीकरा फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें जनता की भलाई है तो कीजिए उसको, हम लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। मगर उसमें हम्म। जनता की जनता प्रोग्रेस करे, देश हमारा आगे बढ़े, प्रगतिशील देश हो, तो आप बात कर हम्म। सकते हैं। जबानी खर्ची से बात हम्म। आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये सर, इंपॉर्टेंट चीज अभी है। की मौजूदा स्थिति को अगर हम ध्यान में रखें तो जनता जो है वो खुद ही कंफ्यूज्ड है कि उनके साथ हो क्या रहा है। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज तो आपस में लड़ जाती हैं, और जनता यहाँ पर जब वोटिंग की बारी आती है तो ढेर सारे वादे रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, लेकिन वोटिंग खत्म और सारी जनता को भूल जाया जाता है, तो जनता खुद असल ही कंफ्यूज्ड असल है। धार्मिक जो अफीम है चटा रहे हैं, जो जी। लोगों को ये नहीं पता है कि धर्म के नाम पे कोई भी हम्म। देश एक रंगी नहीं हो सकता है। एक मुल्क बिल्कुल। में बिल्कुल। अलग अलग रंग के अलग अलग कलर्स के लोग होते हैं, तो कहीं जाके बिल्कुल। गुलदस्ता और उसकी खुशबू आएगी। कोई एक बिल्कुल। रंग में रंग निकलते रहेंगे अगर आप देखेंगी। तो किसी भी, हम्म। आप ऐसे कई मिसाल आए हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र भी बना है, पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, क्या हो गया आज किस कगार हम्म। पे, आप देखिए मिसालें आपके पास है खड़ी। बिल्कुल। बिल्कुल, ऐसा आपने नहीं है सही कि कहा, नहीं है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। उम्मीद करती हूँ जनता तक ये पहुंचेगी और लोगों तक पहुंचेगी तो लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए Thank और अहम बातें करने के लिए। you.